हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नए लेक्चर में। और आज हम बात करने वाले हैं गॉस लॉ के बारे में कि गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ को हम डेराइव कैसे करते हैं, उसके बाद गॉस लॉ के हेल्प से हम अलग अलग केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हम पढ़ने वाले हैं। गॉस लॉ को खत्म करने के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है किसी पॉइंट का, और अगर उसके बाद टाइम बचा तो हम ये भी बात करेंगे कि अलग अलग केसेस में हम पोटेंशियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। आई बात समझ में? तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है भाई? गॉस लॉ बोलता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज व्हाट इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस। दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक flux passing through a closed surface. The net electric flux passing through a closed surface is what? The net electric flux passing through a closed surface is 1/ε0 times the net charge enclosed by that closed surface। यानी कि अगर आपके पास सपोज करो आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस ऐसा कुछ है, ठीक है, आपके पास एक क्लोज सरफेस है और इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर आपका एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है, दैट इज प्लस क्यू चार्ज आपका रखा हुआ है। तो आपको पता है कि इस चार्ज से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। अब बाहर निकल रही होंगी तो क्या, बाहर निकल रही होंगी तो ये कि अगर आपको पता करना हो कि इस क्लोज्ड सरफेस से टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, अगर आपको पता करना हो कि इस क्लोज्ड सरफेस से टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो गॉस लॉ हमें बताता है कि बाहर उतनी ही फील्ड लाइंस निकल रही हैं जितना 1/ε0 इंटू क्यू का वैल्यू होता है। आई रिपीट, इस क्लोज्ड सरफेस से बाहर उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं जितना 1/ε0 टाइम्स इंटू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस का वैल्यू होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? What is electric flux? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो यही बताता है ना कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ये हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है। तो अगर हमें निकालना हो कि इस क्लोज्ड सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, मतलब इस क्लोज सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर जा रही है, तो हमें गॉस लॉ बोलता है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस, यानी कि ये होगा आपका Q/ε0। क्या होगा? Q/ε0। ठीक है। अब मैथमेटिकली हम गॉस लॉ को कैसे दिखा सकते हैं? तो मैथमेटिकली जो हमारा गॉस लॉ होता है, हमारे पास दो फॉर्म्स हैं। पहला ये कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू व्हाट? विल बी E.S इक्वल टू Q/ε0, जहां Q क्या है? द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E.ds इक्वल टू Q/ε0। बट अब मुझे बात बताओ सर, आपने यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि गॉस लॉ के दो फॉर्म्स लिख दिए, पहला E.S इक्वल टू Q/ε0 और दूसरा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E.ds इक्वल टू Q/ε0। हम कब कौन सा यूज करेंगे ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें कब कौन सा फॉर्म ऑफ गॉस लॉ यूज करना है हमें कैसे पता चलेगा? मान लीजिए कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है
और डायरेक्शन भी सेम है। सिमिलरली आपका जो एरिया वेक्टर एस है उसका भी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, वो भी यूनिफॉर्म है, एक ही डायरेक्शन में है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे या फिर जब दोनों का डायरेक्शन वेरी नहीं कर रहा होगा, हर एक पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट्स पर जब दोनों का डायरेक्शन वेरी नहीं कर रहा होगा, जब दोनों यूनिफॉर्म होंगे, तब आप इस वाले को यूज कर सकते हैं E डॉट एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बट अगर केस ऐसा होगा, आप यहां पर देखो हो क्या रहा है। अगर आप r दूरी पर जा रहे हैं, सपोज करिए जो आपका क्लोज्ड सरफेस है इसका रेडियस है r, अगर आप इस चार्ज से r दूरी पर जा रहे हैं तो आपको देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो r दूरी पर हर जगह सेम है, दैट इज kq बाई आर स्क्वायर। kq बाई आर स्क्वायर r दूरी पर जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है, बट जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का हर एक पॉइंट पर वेरी कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में है तो आप इस पॉइंट पर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जा रहा है। सेम क्लोज्ड सरफेस पे अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। यहां पर इस डायरेक्शन में है तो यहां पर इस डायरेक्शन में है, यहां पर इस डायरेक्शन में है तो यहां पर इस डायरेक्शन में है। सेम क्लोज्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम है क्या, kq बाई आर स्क्वायर, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पर वेरी कर रहा है। पहली बात मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आपका हर एक पॉइंट के साथ वेरी कर रहा है, उसका डायरेक्शन वेरी कर रहा है। दूसरी बात, जो आपका एरिया है, अगर इस क्लोज्ड सरफेस के एरिया को, अगर हम इस पूरे क्लोज सरफेस के एरिया को, सरफेस एरिया को अगर हम छोटे छोटे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एरियाज में अगर हम डिवाइड करें, अगर छोटे छोटे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एरियाज ds में हम इसको डिवाइड करें, मान लीजिए टोटल एरिया था आपका s, टोटल एरिया S को आपने छोटे छोटे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल ds एरियाज में डिवाइड कर दिया, ds के फ्रैक्शंस में आपने बांट दिया। और अगर आप देखने चलेंगे कि भाई ये जो छोटे छोटे एरियाज बन रहे हैं ds, इनका डायरेक्शन किस ओर है, ये किस ओर, इनका यूनिट वेक्टर, इनका जो यूनिट वेक्टर है, जो एरिया वेक्टर है वो किस ओर दिखा रहा है। तो अगर आप इस वाले एरिया को देख रहे हैं तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर n कैप, राइट। बट जैसे ही आप इस वाले एरिया वेक्टर पे आ रहे हैं, इस पॉइंट से उठ करके जब आप इस पॉइंट पे आ रहे हैं तो यहां का जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, n कैप। जब आप इस पॉइंट पर आ रहे हैं तो यहां का जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, n कैप। मतलब हर एक पॉइंट पर जैसे ही आप इस क्लोज सरफेस के अलग अलग पॉइंट पर जा रहे हैं, आपके एरिया वेक्टर की जो वैल्यू है, वो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है n कैप, वो हर एक पॉइंट पर वेरी कर रहा है। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जैसे वेरी कर रहा है, वैसे ही आपका जो स्मॉल एरिया वेक्टर ds है उसका भी डायरेक्शन वेरी कर रहा है। तो जब इस तरह का केस बन रहा हो तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड E को आप एरिया के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं अराउंड अ क्लोज्ड सरफेस, तो आपका वैल्यू कितना आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। समझ में आया। अच्छा एक बात और जान लीजिए, यहां पर भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में है, भले ही एरिया वेक्टर का जो नॉर्मल वेक्टर है, जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो भी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में है, बट अगर आप किसी भी एरिया को अगर आप उठा करके देखेंगे, किसी भी एरिया को जब आप उठा करके देखेंगे तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही इस एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ, इस ओर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी किस ओर, n कैप, इस ओर। तो हर एक एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर n कैप है दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों के बीच जो थीटा है वो 0 है। यानी आप इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds जो यहां पर आप लिख रहे हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, इसको आप E डॉट ds को आप क्या लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E ds cos 0, क्योंकि हर एक पॉइंट पर, हर एक एरिया वेक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E का जो डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर के ही डायरेक्शन में है। तो यहां पर दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E ds भी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें थी कि गॉस लॉ होता क्या है, गॉस लॉ को हम विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, गॉस लॉ ने जो अपना स्टेटमेंट जो लिखा है गॉस ने, उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। एक्चुअल मतलब यही होता है कि इस क्लोज सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वो गॉस लॉ बताता है, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज सरफेस।
आई बात समझ में। फिर हमने देखा कि मैथमेटिकली गॉस लॉ को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, तो मैथमेटिकली गॉस लॉ को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं भाई कि गॉस साहब ने कह तो दिया, इन्होंने कह तो दिया कि कोई भी क्लोज सरफेस होगा तो उस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा, बट हम मान कैसे दें? कोई आकर के कह देगा, आप उसकी बात ऐसे तो नहीं मानोगे, आप उसका प्रूफ भी देखोगे, आप उसका डेरिवेशन भी देखोगे। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ की, कि गॉस ने जो बात कही वो कैसे सही है वो हम देखेंगे। बट उससे पहले वीडियो को पॉज करिए और ये सारी चीजें को नोट कर लीजिए। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ या फिर प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, कि गॉस साहब ने जो स्टेटमेंट दिया क्या वो सही था, और अगर वो सही था तो कैसे सही था। सही तो था, हमको पता है, बट ये सही कैसे था अब हम उसकी बात करने वाले हैं। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस, ये रहा हमारा क्लोज सरफेस, ठीक है। ये एक स्फेयर है, परफेक्ट स्फेयर तो बन नहीं पाया, बट हम इमेजिन करिए कि एक स्फेयर है जिसका रेडियस r है, और इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर हमारा एक पॉइंट चार्ज हमारा रख रखा है Q। अब आपको पता है इस पॉइंट चार्ज से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। और गॉस साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था वो इसी केस के लिए दिया था कि भाई साहब अगर कोई क्लोज सरफेस है उसके अंदर चार्ज Q रखा हुआ है तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। तो अभी हम निकाल करके देख लेते हैं कि कितना होगा। तो हर जगह पर हर एक इस चार्ज से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी। आई बात समझ में। अब गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होना चाहिए, यही उन्होंने बोला था। तो अब आपको क्या करना है, हम इसका वैल्यू निकाल करके देख लेते हैं कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds कितना आता है, क्या ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हर एक एरिया वेक्टर, अगर हम इस पूरे एरिया S को छोटे छोटे एरिया फ्रैक्शंस ds में अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर हम इस एरिया वेक्टर S को जो भी हम कर रहे थे सेम चीज हम फिर से कर रहे हैं, इस छोटे से एरिया, अगर इस पूरे एरिया S को अगर हम छोटे छोटे एरिया फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं ds में, तो हमको पता है हर जगह जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो वेरी कर रहा है। मान लीजिए इस वाले फ्रैक्शन को हम अभी कंसीडर कर रहे हैं, जो आपका छोटा सा एरिया एलिमेंट है ds, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इसके लिए जो इसका एरिया वेक्टर होगा n कैप, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, n कैप होगा। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी जो इसको क्रॉस कर रही होगी, उसका भी डायरेक्शन इसी दिशा में होगा, दैट इज ई कैप। दोनों n कैप और ई कैप दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds को मैं लिख सकता हूं क्या E ds डायरेक्टली? क्यों लिख सकता हूं, अभी आपने देखा था कि दोनों के बीच जो एंगल होगा n कैप और ई कैप के बीच का वो 0 होगा। तो मैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds को मैं लिख सकता हूं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E ds, लिख लिया मैंने। अब देखो, आपको पता है कि इस जो क्लोज सरफेस है उसका रेडियस कितना है, r है। आपको पता है कि जब आप किसी पॉइंट चार्ज से r दूरी पर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू कितनी होती है। जब आप किसी पॉइंट चार्ज Q से r दूरी पर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, क्या होती है, KQ बाई R स्क्वायर। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दिया KQ बाई R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने लिखा है KQ बाई R स्क्वायर, और बाकी चीज को हम वैसे ही लिख देते हैं ds। अब ये जो KQ बाई R स्क्वायर है, K हमारा कांस्टेंट है, चार्ज हमारा वेरी कर नहीं रहा है, और हमारी जो दूरी है R वो भी फिक्स है, यानी कि ये सारे के सारे फिक्स्ड है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम इंटीग्रल से बाहर निकाल करके ले आते हैं। तो ये हो गया हमारा KQ बाई R स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds, राइट। अब अगर आप इस छोटे छोटे एरिया फ्रैक्शंस ds को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, हर एक ds को अगर आप जोड़ते जाएंगे तो क्या बनेगा, आपका वही स्फीयर बनेगा, वही क्लोज सरफेस बनेगा जिससे काट करके हमने इस छोटे से एलिमेंट ds को निकाला था। तो अगर आप इस ds को इंटीग्रेट करेंगे, तो पूरा स्फीयर बनेगा, और स्फीयर की जो सरफेस एरिया होती है, सरफेस एरिया जो हमारे स्फीयर का होता है वो क्या होता है, KQ बाई R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर। अगर आप इसका सरफेस, पूरे सरफेस पर अगर आप इसका इंटीग्रल
करेंगे ds का क्लोज्ड इंटीग्रल, तो क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा और उस स्फीयर का रेडियस कितना है आपको r पता है, तो उसकी सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, kq/r² इंटू 4πr², इसका सरफेस एरिया हो जाएगा जिसको हमने kq/r² से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे जो r² था ऊपर वाले r² से कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल जो रिजल्ट आया वो क्या आया, kq इंटू 4π। अब आप k का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, k का वैल्यू 1/4πε0, तो आप यहां पर लिख दीजिए 1/4πε0 इंटू q इंटू 4π, इंटू q इंटू 4π, 4π से 4π कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो आपका क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds का वैल्यू, ये क्या है, फ्लक्स इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds का जो वैल्यू आया वो कितना आया, q/ε0। और यही बात तो गॉस साहब ने करी थी कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is what, is 1/ε0 times the net charge enclosed by that closed surface। आई बात समझ में? अगर समझ में आ गई है बात तो बोल दो भैया, लाइक कर दो, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो अगर आपको बात समझ में आई। और दूसरी बात, इसको जल्दी से नोट कर लो। बट आप अभी ये भी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये गॉस लॉ ऐसा होता है तो इससे हमें क्या, हम इसका कैसे यूज करने वाले हैं, हमें इससे क्या फायदा। तो हमें इससे फायदा यही है कि हम अलग अलग केसेस में इस गॉस लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। मतलब बहुत ही जल्द जब आप वीडियो पोस्ट करके इसको लिख लेंगे तो बहुत ही जल्द हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ शुरू करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो पोस्ट करिए और लिख लीजिए। तो चलिए, अब जब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हमें शुरू करना है तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो ये है कि आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग, मतलब इनफाइनाइटली लंबा एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर है। आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग और यूनिफॉर्मली चार्ज आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, और इस वायर के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, इस वायर के चलते जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो गॉस लॉ के हेल्प से हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में वो ये होता है कि भाई साहब जिसके भी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जिस किसी भी चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वहां पर आप क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आप एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो ये जो हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर है, इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाते हैं। गॉसियन सरफेस कैसा होगा, हमेशा क्लोज सरफेस होगा, क्योंकि गॉस लॉ जो है वो क्लोज सरफेस की ही बात करता है। तो हमने क्या किया, इस हमारे जो वायर है इसके चारों तरफ एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हमने अपने मन से क्रिएट किया। और ये गॉसियन सरफेस कैसा है, तो एक सिलेंडर के फॉर्म का हमारा गॉसियन सरफेस है। क्या है, एक सिलेंडर के फॉर्म का हमारा ये गॉसियन सरफेस है। अब जब आपने ये गॉसियन सरफेस क्रिएट किया है तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका सिलेंडर बना चारों तरफ, राइट, आपको सपोज करिए कि आपको इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, जो कि आपके वायर से r दूरी पर है, जो कि आपके वायर से r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। और आपने जो सिलेंडर बनाया है, जो गॉसियन सरफेस आपने बनाया है, उसका रेडियस भी कितना है, r है। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि आप गॉस लॉ के हेल्प से कैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो देखो भाई, गॉस लॉ बोलता क्या है, गॉस लॉ यही बोलता है ना कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, मतलब कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, total flux passing through this closed surface will be equal to what, will be equal to q/ε0, जहां q क्या है, net charge enclosed by this closed surface। तो हमने क्या किया, सबसे पहले गॉसियन सरफेस तो बना लिया, राइट, बात समझ में। अब ये जो गॉसियन सरफेस हमारा बना, इसके अंदर जो भी चार्ज होगा, इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर मेरा जो भी चार्ज होगा, अगर उस चार्ज को मैं यहां पर लिख दूं, और इस इंटीग्रल को मैं सॉल्व कर लूं, तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे, अभी देखो। अब देखो,
ये जो आपका गॉसियन सरफेस बना, जो आपका ये सिलेंडर बना, इसमें 3 सरफेसेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? एक जो आपका बन रहा है वो आपका कर्व्ड सरफेस, जो आपका लैटरल सरफेस, सिलेंडर का जो लैटरल सरफेस, जैसे सपोज करिए ये क्या है, ये मार्कर हमारा एक सिलेंडर के फॉर्म में है, तो इसके पास 3 सरफेस एरिया होंगी, एक इसका ऊपर वाला, एक इसका ऊपर वाला, दूसरा इसका नीचे वाला सरफेस, और तीसरा जो इसका कर्व्ड सरफेस है जिसको हम लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, एक इसका लैटरल सरफेस एरिया भी बन रहा होगा। तो ये हो गया आपका पहला ऊपर वाला टॉप वाले एरिया को हमने बोला पहला सरफेस एरिया। जो बॉटम एरिया है इसको हमने बोला 2, और ये जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है इसको हम बोल रहे हैं द लैटरल सरफेस एरिया, इसको हम बोल रहे हैं 3, राइट। तो जो टोटल हमें इंटीग्रल करना है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, वो कितने एरियाज पर करना है? एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3, तीनों को एरिया करके हम जोड़ देंगे तो हमें टोटल सरफेस इंटीग्रल हमें पता चल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds ऑन सरफेस 1 प्लस ई डॉट ds ऑन सरफेस 2 प्लस ई डॉट ds on surface 3, and this will be equal to what? This should be equal to q by epsilon naught। ये होना चाहिए। अब जरा देखना 1 की जरा हम बात करते हैं। अगर आप 1 की बात करें, सरफेस एरिया 1 की अगर आप बात करें, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, जो इसका नॉर्मल वेक्टर होगा, इस एरिया को जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? इसका नॉर्मल वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा n कैप। एरिया वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, यूनिट एरिया वेक्टर की, वो इस डायरेक्शन में होगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा, ऊपर की डायरेक्शन में होगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा यहाँ पे, वो किधर होगा? अगर आपका वायर यहाँ पर रखा है, चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इससे निकल रही होंगी वो कुछ इस डायरेक्शन में निकल रही होंगी कि नहीं निकल रही होंगी? निकल रही होंगी, बिल्कुल निकल रही होंगी। तो यहां पर जो एरिया वेक्टर ds या फिर एरिया वेक्टर s और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो जो यहां पर अगर आप 1 एरिया, सरफेस एरिया 1 पर अगर आप eds का इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो ई वेक्टर और ds वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो आपका ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई ds cos 90 ओवर द सरफेस एरिया। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। मतलब ये वाला इंटीग्रल का वैल्यू जो है, ये वाला इंटीग्रल का वैल्यू आपका टोटल क्या हो गया? 0 हो गया। आई बात समझ में? सेम जो एरिया 1 के लिए हो रहा होगा वही एरिया 2 के लिए भी हो रहा है। कैसे? अगर आप एरिया 2 का नॉर्मल वेक्टर अगर आप देखेंगे एरिया 2 का, तो इसका नॉर्मल वेक्टर इसके परपेंडिकुलर नीचे के डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अगर आप एरिया 2 के लिए अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर जो आपका eds प्लस eds cos 90 यहां भी बनेगा ओवर एरिया 2, और ये भी आपका क्या हो जाएगा? 0। यानी कि ये वाला इंटीग्रल भी क्या हो गया आपका? 0। बच गया इंटीग्रेशन ऑफ eds ओवर द लैटरल सरफेस एरिया, दैट इज द थर्ड। और अगर आप थर्ड की बात करेंगे तो यहां पर अगर आप सपोज करिए आपका कोई वेक्टर है ds, यहां पर आपका वेक्टर ds है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर किधर होगा? n कैप, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये जो आपका ds एरिया है इसका नॉर्मल वेक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के बीच में यहां पे एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ eds, लिख सकता हूं ओवर द थर्ड सरफेस एरिया, लिख सकता हूं। जब आप इस इंटीग्रेशन ऑफ eds को लिखेंगे तो ये आपका किसके बराबर होगा? q by epsilon naught टाइम्स के बराबर होगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड को इस इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बन गया आपका? ds। इंटीग्रेशन ओवर द थर्ड सरफेस एरिया इक्वल टू q by epsilon naught। अब अगर आप इस ds को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा? इस सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया बनेगा, और सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई RL। क्या होता है? 2 पाई RL। तो आपका E इंटू 2 पाई RL बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बात हो गई कि सर Q कैसे निकलेगा? तो लेट अस सपोज ये जो आपका वायर था ना, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेट अस सपोज ये हमारा कितना है? लैम्बडा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है हमारा? लैम्बडा। आपको पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा होता क्या है? ये होता है Q बाई L। तो मान लेते हैं कि हमारा, क्योंकि वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है,
वायर का लेंथ हमें नहीं पता है, इनफिनिटी लॉन्ग है, तो लेट अस सपोज कि हमने जो गॉसियन सरफेस बनाया था उसका लेंथ हमारा L था। लेट अस सपोज कि हमारे गॉसियन सरफेस का जो लेंथ था वो L था, तो यहां से अगर हम Q निकालना चाहते हैं तो Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा लैम्डा इंटू L। Q बराबर क्या हो जाएगा, मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस सिलेंडर के अंदर टोटल कितना चार्ज इंक्लोज्ड होगा, तो Q विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू L। तो आप Q के बदले यहां पर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू L बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अब ये जो L है और यहां पे जो L है दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आया, फॉर ए इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, वो कितना आया, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, आई बात समझ में। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर कैलकुलेट करते हैं। ये था आपका गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन। वीडियो पॉज करिए, इसको लिखिए, उसके बाद हम गॉस लॉ के दूसरे एप्लीकेशन पे जाएंगे। चलो तो अब हम चलते हैं गॉस लॉ के दूसरे एप्लीकेशन में। पहले एप्लीकेशन में हमने क्या देखा कि हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर था, और उसके चलते हम किसी r दूरी पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, और वो कितना हो रहा था हमारा, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब जो दूसरा केस है वो है हमारा कि हमारे पास एक शीट है। पहले क्या था, एक वायर था, एक पतला सा वायर था। अब हमारे पास क्या है, एक शीट है। हमारे पास क्या है, एक शीट है, और इस शीट की वजह से, ये शीट क्या है, ये भी इनफाइनाइटली लार्ज है, जैसे हमारा वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग था, ये हमारा इनफाइनाइटली लार्ज शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, जिसका हमें क्या दे रखा है, जिसका हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है। वहां पे क्या दिया था, वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी में पता था, यहां पे हमें सरफेस का, इस शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पता है। और आपको क्या कहा गया है कि इससे r दूरी पर जाकर के, किसी दूरी r पर जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। कैसे करेंगे हम, We will do it with the help of गॉस लॉ। हमने गॉस लॉ पढ़ा क्यों है, इसीलिए तो पढ़ा है ताकि इन केसेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला रूल क्या होता है, सबसे पहला रूल होता है टू फॉर्म अ गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस बनाइए, एक क्लोज सरफेस बनाइए, तभी हम गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है, जो भी कहता है वो एक क्लोज्ड सरफेस के लिए कहता है। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू मेक अ गॉसियन सरफेस। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्रिएट कर रहे हैं। गॉसियन सरफेस हम क्रिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने इतना एरिया को हम कंसीडर, हमारे पास क्या है, प्लेट का एरिया इनफाइनाइटली लार्ज है, तो हम इसके छोटे से एरिया के लिए एक गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, जो अगेन एक सिलेंडर के फॉर्म में है, जो कि इधर भी इसका हाफ सिलेंडर इस ओर आ रहा है, और जो दूसरा सिलेंडर है वो प्लेट के दूसरी तरफ जा रहा है। राइट सर, हमारे पास क्या है, हमारे पास इस प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हमें पता है। अब देखो गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ यही तो बोलता है ना भाई कि द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या बताता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें हमारा फाई बताता है। राइट, तो अगर हम यहां पर Q इनक्लोज्ड निकाल ले, तो अगेन विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, जैसे हमने पिछले केस में डिराइव करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट उससे पहले बताइए, ये जो आपने गॉस लॉ बताया, ये जो आपने गॉसियन सरफेस बनाया, ये जो आपने गॉसियन सरफेस, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस जो आपने बनाया है, जो एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस आपने क्रिएट करा है, ये गॉसियन सरफेस में कितने एरियाज आपको दिख रहे हैं, कितने डिफरेंट एरियाज आपको दिख रहे हैं। तो पहला जो एरिया दिख रहा है, जो आपका दिख रहा है सिलेंडर का टॉप वाला एरिया, दूसरा दिख रहा है इसी सिलेंडर का बॉटम वाला एरिया, और तीसरा जो एरिया दिख रहा है वो हमारा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, जैसा वहां पे दिख रहा था। राइट, अगेन हम वही काम करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ EDS ओवर सरफेस एरिया 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ EDS ओवर सरफेस एरिया 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ EDS over surface area 3, and this will be equal to what? This will be equal to Q by epsilon naught.
आई बात समझ में। अब यहां पर क्या करते हैं, जो हमारा सरफेस एरिया 1 है और 2 उस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले हम अपने सरफेस एरिया 3 के लिए देखते हैं। इसके लिए हम इस इंटीग्रेशन का वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब बताओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है आपका, प्लेट जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। प्लेट जो है वो आपका क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी वो कुछ इस दिशा में बाहर निकल रही होंगी, इस दिशा में बाहर निकल रही होंगी। और ये जो एरिया, जो थर्ड सरफेस जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, अगर आप यहां पर किसी सरफेस एरिया एलिमेंट डीएस को देख रहे हैं, अगर आप किसी छोटे से एरिया एलिमेंट डीएस को अगर आप कंसिडर करेंगे, तो इस एरिया का, इस डीएस का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस ओर होगा, नॉर्मल वेक्टर एन कैप। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस ओर होगी, इस प्लेट के जस्ट परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई और नॉर्मल वेक्टर एन कैप के बीच में जो एंगल बना, कितना बना, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री यहां पर भी बन रहा है, तो ये जो आप इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस ओवर द सरफेस एरिया 3, ये क्या बन जाएगा, ईडीएस cos 90/3, यानी कि ये टोटल आपका क्या हो गया, cos 90 0, मतलब ये आपका 0 हो गया। टोटल आपका क्या हो गया, द इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस ओवर सरफेस एरिया 3 क्या हो गया, 0 हो गया। बच क्या गया, एरिया 1 और एरिया 2। अगर आप एरिया 1 और एरिया 2 के लिए देखेंगे, तो एरिया 1 में जो आपका नॉर्मल वेक्टर होगा, क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा एन कैप। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप के बीच का डायरेक्शन है वो क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। दोनों सेम डायरेक्शन में है मतलब क्या, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है, तो आप इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस को आप क्या लिख सकते हैं, आप इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस को डायरेक्टली आप ईडीएस लिख सकते हैं। क्या, ईडीएस ओवर सरफेस 1 और यहां पर भी ईडीएस ओवर सरफेस 2, ईडीएस ओवर सरफेस 1 और ईडीएस ओवर सरफेस 2। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस 1 और सरफेस 2 दोनों सेम ही होने वाला है, क्योंकि दोनों एरिया जो है एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली इक्वल टू लिख सकता हूं, क्या ये तो q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं क्या मैं, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस, क्योंकि दोनों जो एरियाज हैं ईडीएस का जो वैल्यू आएगा दोनों के लिए, वो दोनों के लिए सेम ही आने वाला है, बिकॉज दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर हैं। तो अब अगर आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बाहर निकाल लीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इक्वल टू व्हाट, q बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी तक यहां तक समझ में आया। अब मेरे को बताओ भाई कि यहां पर जो चार्ज, कितना चार्ज, ये जो आपने गॉसियन सरफेस बनाया है, इसने कितना चार्ज इनक्लोज करके रखा होगा, तो भैया बताइए, आपको क्या दे रखा था, आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा था। सिग्मा होता क्या है, व्हाट इज सिग्मा इक्वल टू q बाई ए। तो यहां से q की वैल्यू क्या आ गई, q आ गई सिग्मा इंटू ए। आप लिख सकते हैं क्या, q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो आपने लिख दिया 2 e इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, अब अगर आप इस ds को इंटीग्रेट करेंगे, इसका किसी एक छोटे से एलिमेंट ds को लेकर के अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, तो टोटल एरिया क्या बनेगा, टोटल एरिया ए ही तो बनेगा, क्योंकि ये जो एरिया है वो इस एरिया के बराबर है और ये जो एरिया है वो इस एरिया के बराबर है। जब आप ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर भी आपका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एरिया ए ही आएगा। तो 2 इंटू ई इंटू ए इक्वल टू सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 इंटू ई इंटू ए इक्वल टू सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। एरिया ए से एरिया ए कैंसिल हो गया, तो यहां से जो आपका ई का वैल्यू आया वो आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से आप एक बात समझिएगा, ये क्या है, ई क्या है, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लार्ज एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट। अब इसकी जो वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है, वो दूरी r पर डिपेंड कर ही नहीं रही है। मतलब कि आपका डिस्टेंस चाहे कम हो प्लेट से या फिर ज्यादा हो प्लेट से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ रही है वो r पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, इस दूसरे केस के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आई बात समझ में? अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो पॉज करिए और इसको लिख लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा गॉस लॉ क्या होता है, फिर हमने गॉस लॉ को डेराइव किया और उसके बाद गॉस लॉ की हेल्प से हमने 2 केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली है। पहला केस हमारा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। कितना आया था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया था E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r।
दूसरा जो हमारा केस था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटली लार्ज एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट, और यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आया था, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जो तीसरा केस जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर मतलब कि आपके पास सपोज करिए आपके पास एक स्फीयर है जिस पर चार्ज Q है, जिस पर चार्ज क्या है, जिसके सरफेस पर चार्ज आपका क्या है, जिसके सरफेस पर चार्ज है आपका, लेट अस सपोज आपके सरफेस पर चार्ज है Q, आपके सरफेस पर इस पर चार्ज है Q, और ये जो आपका स्फीयर है, भले आपको स्फीयर दिख ना रहा हो बट लेट अस अज्यूम कि आपका एक स्फीयर है जिस पर चार्ज Q है और ये स्फीयर अंदर से खोखला है, और इसके चलते आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे अभी देखिए, अभी हम करके बताएंगे कैसे करेंगे। तो सर ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही चीज करेंगे। सबसे पहले आपको जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेट अस सपोज कि हमें इस चार्ज की वजह से, इस हॉलो स्फीयर की वजह से सबसे पहले हमें क्या करनी है, मान लीजिए हमें यहाँ पर r दूरी पर जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस r दूरी पर जाकर के गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या करेंगे, इस r दूरी पर जाकर के हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस यहां पर क्रिएट कर लिया। इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है आपका r, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा गॉस लॉ बोलता है दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इक्वल टू व्हाट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले केस क्या है हमारा, मान लो कि जो आपका जो स्फीयर है, जो गॉसियन सरफेस आपने बनाया है, जो आपका होलो स्फीयर है, चार्ज Q जिसके चलते आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, लेट अस सपोज इसका जो रेडियस है वो है आपका कैपिटल R। क्या है, ये जो रेडियस है वो आपका कैपिटल R है, ठीक है। और जो गॉसियन सरफेस आपने क्रिएट किया है, जिस दूरी R पर आपको जाकर के निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस गॉसियन सरफेस का रेडियस है वही आपका स्मॉल r, ठीक है। तो कैपिटल R क्या है, जो आपका होलो स्फीयर था, होलो स्फीयर जो चार्ज था Q, इसके चलते जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इस स्फीयर का जिस स्फीयर की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उस स्फीयर का रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। और जो गॉसियन सरफेस है, जितनी दूरी पर जाकर के आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो क्या है आपका स्मॉल r। तो सबसे पहला केस हमारा क्या हम देखने जा रहे हैं, केस 1 जो हम यहां पर देखने जा रहे हैं वो है कि when small r is greater than capital R। small r is greater than capital R का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं, वो पॉइंट मेरा इस स्फीयर के बाहर है, वो पॉइंट मेरा इस हॉलो स्फीयर के बाहर है। क्या है वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं वो आपका होलो स्फीयर, इस होलो स्फीयर के बाहर है। तभी तो जो आपका स्मॉल r होगा वो कैपिटल R से बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर आपका स्मॉल r यहां पर कैपिटल R से बड़ा है तो आपने क्या किया, r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बना लिया, जो एक बड़ा सा स्फीयर होगा, जो इस छोटे वाले स्फीयर को क्या कर रहा होगा, पूरी तरह से ढक रहा होगा, पूरी तरह से इंक्लोज कर रहा होगा। तो आपका गॉस लॉ आपका क्या बोलता है, गॉस लॉ यही बोलता है ना कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो बोलता है। आपने सपोज करो ये आपने गॉसियन सरफेस बनाया है, यहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप छोटा सा एरिया एलिमेंट ले रहे हैं ds, छोटा सा आपने क्या किया, एक एरिया एलिमेंट लिया ds, जिसका जो यूनिट वेक्टर होगा, जिसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, n कैप होगा। और यहां पर ये जो चार्ज स्फीयर है, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी वो भी हर डायरेक्शन पे अलग अलग होगी, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस एरिया वेक्टर ds से पास कर रही होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से निकल करके इस ds से पास कर रही होगी, वो भी यूनिट वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगा, वो भी इस नॉर्मल वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। अगर आपका ds का नॉर्मल वेक्टर n कैप इस डायरेक्शन में है तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही होगी उसका भी डायरेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस n कैप के ही डायरेक्शन में होगा। बाकी आप किसी पॉइंट पर देखेंगे तो उसके परपेंडिकुलर होगा, तो यहां पर बट जो होगा वो आपके नॉर्मल वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा कि नहीं उसका डायरेक्शन। तो आप क्या कर सकते हैं, इस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस को आप लिख सकते हैं डायरेक्टली EDS, आप EDS लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट।
होगा। अब आपको ई की वैल्यू निकालनी है, चलो हम ई को बाहर कर लेते हैं। आपका क्या होगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप इस छोटे से एरिया को, इस छोटे से एरिया ds को अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे इस क्लोज सरफेस पर, अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको एक स्फीयर मिलेगा। आपको एक स्फीयर मिलेगा जिसका रेडियस क्या होगा आपका, जिसका रेडियस होगा स्मॉल r। और स्मॉल r के जो रेडियस आपका जो स्फीयर मिला जिसका रेडियस स्मॉल r है, जो आपको एक स्फीयर मिला जिसका रेडियस स्मॉल r है, उसका सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया कितना होगा, दैट विल इक्वल टू 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई आर स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, यानी कि अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही हम क्या बोलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही तो हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई उसको आप बोल सकते हैं क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर कहां पर, कहां पर, तब जब आपका पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं वो पॉइंट आपके स्फीयर के बाहर है, आपके हॉलो स्फीयर के बाहर है, जब आपका स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, मतलब केस 1 के लिए। इसी में अगर यही पॉइंट, अगर जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं, अगर ये सेम पॉइंट आपका इस स्फीयर के सरकमफेरेंस पे लाई कर जाए, अगर ये सेम पॉइंट जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो वो पॉइंट यहां ना हो करके इस स्फीयर के सरकमफेरेंस पर ही अगर लाई कर रहा हो, तो ये सेम केस क्या बनेगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या देगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। कब 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 कब, व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। When small r is equal to capital R, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगी। आई बात समझ में। और तीसरा केस तब क्या होगा, जब 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 when small r is less than capital R, when small r is less than capital R, तब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई। भाई तो मेरे को एक बात बताओ, सपोज करो ये आपका स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, इसके अंदर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो आप क्या करेंगे, अंदर जाएंगे और अंदर मान लीजिए आपको इस पॉइंट पर आपका, अब जो आपका आर है, आपको सपोज करो आपको इस दूरी पर जाकर के आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है स्मॉल आर पे, तो आप क्या करेंगे, स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो स्मॉल आर रेडियस का गॉसियन सरफेस बना, ये जो स्मॉल आर रेडियस का गॉसियन सरफेस बना, क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या, क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज है क्या, नहीं है, चार्ज तो इसके बाहर है। मतलब आपके गॉसियन सरफेस के अंदर अगर चार्ज ही नहीं है, तो आप क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डी एस अगर करेंगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। उसके सरफेस पे क्या होती है, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर होती है, और उसके सरफेस के बाहर क्या होती है, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर होती है। अगर आप ग्राफिकली बोलेंगे भैया कि ग्राफिकली मेरे को दिखाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो रेडियस आर के साथ कैसे वेरी करती है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, आपका ये आपका इस एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर अगर आप रेडियस, अगर आप दूरी दिखा रहे हैं, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और यहां के आगे ये आपकी के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर कुछ इस तरह से घटते चली जाती है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो घटते चली जाती है। बट 0 से लेकर के कैपिटल आर तक, मतलब इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है। वो क्या होती है, वो 0 होती है। आई बात समझ में? तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ हमने क्या किया, हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करी। हमने 3 पॉइंट्स पर फाइंड आउट करी। सबसे पहले हम स्फीयर के बाहर गए, जब हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा था, और वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करी इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। दूसरी बार हमने क्या किया, उसी स्फीयर के जो यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर है उसी के सरकमफेरेंस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करी। वो हमारा कितना आया, इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और
तीसरे केस में हमने क्या किया, उसी यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर हम आ गए और अंदर आकर के हमने देखा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो अगर आप समझ गए हो तो जल्दी से वीडियो पॉज करिए और इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए। अब जो लास्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हमें देखना है वो है कि हमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर की वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। कैसे? जैसे हमने एक हॉलो स्फीयर के केस में किया था, सबसे पहले हम एक बाहर गए थे, मतलब इस स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। दूसरी बार हम क्या देखेंगे कि इसी सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर, सरकमफेरेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, और तीसरी बार हम देखेंगे कि सॉलिड स्फीयर के अंदर जब हम आएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें पता करना है, अगर हमें पहला हमारा केस क्या होगा, पहला हमारा केस होगा कि अगर हमारा पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आर, अगर वो मेरा कैपिटल आर मतलब क्या है, जो सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस है आपका कैपिटल आर। अगर जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, अगर वो पॉइंट आर, अगर वो पॉइंट का दूरी आर इस कैपिटल आर से बड़ा होगा, मतलब वो पॉइंट अगर आपका स्फीयर के बाहर होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम आर दूरी पर जाएंगे। मान लीजिए हमें आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हम आर दूरी पर चले गए और यहां पर जाकर के हमने क्या किया, हमने एक गॉसियन सरफेस आकर के क्रिएट कर लिया। ठीक है, आपने गॉसियन सरफेस बना लिया। अब अगला क्या करते थे सर, अगला स्टेप क्या था कि हम यहां पर जो गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का यूज करते थे, दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या किया, हमने छोटा सा एरिया एलिमेंट यहां पर लिया ds, इसका यूनिट वेक्टर क्या है, इसका एरिया वेक्टर क्या है, n कैप, और जिस डायरेक्शन में आपका n कैप होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो भी इसी के डायरेक्शन में होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds को हम डायरेक्टली क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E ds लिख सकते हैं क्या, एंड दैट विल बी इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको E की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, E को यहां से बाहर निकाल लेंगे, तो अब क्या बचेगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप इस छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स ds का इंटीग्रेशन करेंगे पूरे सरफेस के लिए, पूरे स्फीयर के लिए, अगर आप इस ds का इंटीग्रेशन करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल करेंगे, तो क्या बनेगा, एक सॉलिड स्फीयर बनेगा, आपका एक स्फीयर बनेगा, और जो स्फीयर बनेगा उसका सरफेस एरिया कितना होगा, उसका सरफेस हो गया, एरिया होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। क्या होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपने क्या किया, आपने गॉसियन सरफेस बनाया और गॉसियन सरफेस आकर के आपने क्या लिया, इस स्टेटमेंट का यहां पर अप्लाई किया। आपने गॉसियन सरफेस के एक छोटे से एरिया एलिमेंट ds को कंसीडर किया, जिसका यूनिट वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर है आपका n कैप। जिस डायरेक्शन में आपका n कैप है, उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड E भी है, और क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आप क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds को क्या लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E ds, एंड दैट विल बी इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ साहब ने यही, गॉस लॉ ने आपको यही कहा है दैट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E ds इक्वल टू व्हाट, q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपको E की वैल्यू निकालनी है, तो आपने E को बाहर निकाल लिया। अब अगर आप ds का इंटीग्रेशन करेंगे पूरे सरफेस के लिए, अगर आप ds का इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या बनेगा, आपको एक स्फीयर बनेगा, स्फीयर ऑफ रेडियस r। जैसा आपको होलो स्फीयर के केस में हो रहा था, अभी तक सेम चीजें यहां पर भी हो रही हैं। आपको जो स्फीयर बना, जो आपका स्फीयर बना ऑफ रेडियस स्मॉल r, इस स्मॉल r के रेडियस का सरफेस एरिया, स्मॉल r के स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू आपका एरिया आएगा 4 पाई r स्क्वायर इनटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपका E का वैल्यू आ गया q बाई E का वैल्यू आ गया आपका q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। अब 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है आपका k। तो यहां से जो आपका E का वैल्यू आया, दैट इज आ गया k क्यू बाई r स्क्वायर। अभी तक वही चीज हुई है जो हॉलो स्फीयर के केस में होता था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो आपको देख करके बोल सको कि भाई हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर यहाँ पे केस में कोई डिफरेंस है। अगर आप स्फीयर के बाहर बैठे हैं, तो आपका स्फीयर सॉलिड है या हॉलो है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। r दूरी पर आपके स्फीयर से r दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी k क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सॉलिड स्फीयर है या हॉलो स्फीयर है, दोनों के केस में जो फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, किसी पॉइंट r पे जो स्फीयर के बाहर लाई कर रहा है वो आपका k क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर ही होगा।
सेम जब आपका स्मॉल आर when case 2 when small r इक्वल टू कैपिटल R, जब आप इसी पॉइंट को, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उसी पॉइंट को जब आप इसके सर्कमफेरेंस पर लेकर के आ जाओगे, यहां पर भी सेम चीज होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा वो होगा KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर। क्या होगा? KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर। बट जैसे ही आप इस सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर आते हैं और अंदर आकर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो यहां पर चीजें बदल जाएंगी। जब आपका होलो स्फीयर था, आप इसके अंदर आ रहे थे और गॉसियन सरफेस बना रहे थे, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं रह रहा था, क्योंकि सारा चार्ज उसके बाहर था और कोई चार्ज नहीं था। तो इस होलो स्फीयर के अंदर क्या बन रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही थी। बट सॉलिड स्फीयर के केस में जब आप इसके अंदर आएंगे और आकर के गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो वहां पर चार्ज 0 नहीं होगा, और चार्ज 0 नहीं होगा तो एक सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, 0 नहीं होगी। कैसे? चलिए अभी देखते हैं। पहले इसको आप क्या करो, आप इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करो और इसको नोट कर लो। अब देखो, हमारा वही सॉलिड स्फीयर है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? इस सॉलिड स्फीयर के पहले हम क्या किए? बाहर गए, फिर हम इसके सर्कमफेरेंस पे आए। अब हम इसी सॉलिड स्फीयर के अंदर आने वाले हैं और अंदर आकर के देखने वाले हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी। तो लेट अस सपोज कि आप इसके अंदर r दूरी पर गए और इस r दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप r डिस्टेंस पर गए और आकर के आपने क्या किया? आपने एक गॉसियन सरफेस, यहां पर आकर के आपने गॉसियन सरफेस बना लिया। ठीक है, आप r दूरी पर अंदर आए और आकर के आपने गॉसियन सरफेस क्रिएट किया। अब भाई मेरे को एक बात बताओ, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा? होलो स्फीयर के केस में तो मुझे दिख रहा था कि अगर आप अंदर आकर के आप एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा, क्योंकि एक होलो स्फीयर के अंदर क्या है? कुछ नहीं है। बट सॉलिड स्फीयर के अंदर तो यहां पर चार्ज भरा हुआ है ना। तो इस स्मॉल आर रेडियस पर आपने जो गॉसियन सरफेस बनाया है, इसके अंदर चार्ज कितना होगा? अगर हम ये निकाल लें कि स्मॉल आर के रेडियस के गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज होगा, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर कितना चार्ज होगा वो फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। तो हमको पता है इस पूरे स्फीयर में, जो आपका सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल R है, इस पूरे स्फीयर में चार्ज कितना है? Q। इस पूरे स्फीयर में चार्ज कितना है? इस पूरे स्फीयर में चार्ज है आपका Q। ठीक है, तो इसका पूरा का वॉल्यूम कितना होगा? सॉलिड स्फीयर का आपका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई r³ के वॉल्यूम में चार्ज है आपका Q। तो एक यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा? Q/4/3 पाई कैपिटल R³। तो अगर एक यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज होगा, तो ये जो आपका एक स्फीयर बना है स्मॉल r रेडियस का, इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 स्मॉल r³। तो इस 4/3 स्मॉल r³ में कितना चार्ज होगा? तो आप इस यूनिट में जितना चार्ज होगा, अगर आप इसको इस छोटे वाले स्फीयर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस छोटे वाले स्फीयर में कितना चार्ज होगा। तो वही चीज कर दो, 4/3 पाई स्मॉल r³ में कितना चार्ज होगा? Q/4/3 पाई कैपिटल R³ इंटू 4/3 पाई स्मॉल r³ हो गया। अब 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो आपको यहां से आया Q इंटू स्मॉल r बाई कैपिटल R का होल क्यूब। यानी कि इस स्मॉल जो आपने गॉसियन सरफेस क्रिएट किया है, इसके अंदर कितना चार्ज होगा? Q इंटू स्मॉल r बाई कैपिटल R का होल क्यूब, जहां Q क्या है? चार्ज ऑन द सॉलिड स्फीयर, टोटल चार्ज ऑन द सॉलिड स्फीयर। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपने Q, इस गॉसियन सरफेस के अंदर Q इनक्लोज्ड की वैल्यू निकाल दी है। अब Q इनक्लोज्ड की वैल्यू निकाल दी है तो गॉस सरफेस का जो फॉर्मूला है वो आपको लगा दो, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू व्हाट? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज व्हाट? चार्ज इनक्लोज्ड। अब देखो यहां पर भी सेम चीज करो, एक छोटा सा एलिमेंट ds लो, इस ds का जो नॉर्मल वेक्टर होगा n कैप, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। तो आप E डॉट ds को क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds को आप लिख सकते हैं E ds इक्वल टू व्हाट? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बाहर निकाल लीजिए। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds इक्वल टू व्हाट? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds यहां पे क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, अगर आप क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds करेंगे तो आप एक छोटा सा स्फीयर बनेगा स्मॉल r रेडियस का,
और उसका सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, तो E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू व्हाट Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q क्या होता है, Q इनक्लोज्ड, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा वही अब Q होता है। तो यहां पर आपने कितना चार्ज निकाला है, टोटल चार्ज Q, टोटल चार्ज यहां पर कंफ्यूज मत करना, ये Q क्या है, टोटल चार्ज है ऑन द सॉलिड स्फीयर, और यहां पर जो हम Q लिख रहे हैं ये Q इनक्लोज्ड है, ये क्या है Q इनक्लोज्ड है, ये आपका क्या है Q इनक्लोज्ड है। Q इनक्लोज्ड मतलब क्या है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, और ये Q क्या है, ये टोटल चार्ज ऑन द सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो अगर आप Q इनक्लोज्ड आपने अभी निकाला था, Q इनक्लोज्ड कितना आया था, Q इंटू स्मॉल r क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट, अभी यही आया था आपका। अब देखो यहां पे आपका r स्क्वायर, यहां पे r क्यूब है, यहां पे r स्क्वायर है, आप इसको काटेंगे तो यहां पे r बचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना बन गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब। मतलब कि जो आपका फॉर्मूला बना इलेक्ट्रिक फील्ड का 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया KQR बाई R क्यूब, KQR बाई R क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, कितना आया KQ, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के चलते कितना आया KQ स्मॉल r बाई R क्यूब। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां आया, इस स्फीयर के अंदर आया, इस स्फीयर के अंदर कितना आया KQR बाई R क्यूब। आई बात समझ में। अगर आप देखेंगे कि ग्राफिकली ये कैसे वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो R के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो आप देख सकते हो, ये रहा मान लो आपका ग्राफ, आपने एक्स एक्सिस पर दिखा रहा है दूरी R, ठीक है। आपको पता है इस पॉइंट पर क्या है, आपका जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर है, स्मॉल r जो है वो आपका कैपिटल R के बराबर है। अगर आप यहां पर देखेंगे स्फीयर के सरकमफेरेंस पे देखेंगे, स्फीयर के सरकमफेरेंस पे क्या होता था KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर। जैसे जैसे आप बाहर जाते थे ये कम होते जाता था KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाती थी स्फीयर के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाती थी। बट इसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो अंदर स्फीयर के अंदर इसके सेंटर से लेकर के अगर आप r दूरी तक बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है, तो वो आपका एक स्ट्रेट लाइन में आपको दिखेगा, सॉरी स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ से, इसको आप स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे तो आपकी जो ग्राफ बनेगा अंदर में वो कुछ आपका इस तरह से बनेगा KQR बाई कैपिटल R क्यूब। आई बात समझ में। तो इस तरह से विथ द हेल्प ऑफ गॉस लॉ हमने अलग अलग केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करी। सबसे पहले हमने क्या किया, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली जो कितना आया था E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। दूसरे केस में क्या था, इनफाइनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करी जो कितना आया था E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तीसरे केस में आपने एक हॉलो स्फीयर को लिया और हॉलो स्फीयर के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करी 3 पॉइंट्स पर। अगर आप बाहर किसी रेडियस r पर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने तो कितना आया था KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर। अगर आप उस हॉलो स्फीयर के सरकमफेरेंस पे आ रहे हैं तो E इक्वल टू कितना आया था KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर। अगर आप उस हॉलो स्फीयर के अंदर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रही थी, 0। अगर आप एक सॉलिड स्फीयर में आ रहे हैं और सॉलिड स्फीयर के लिए आप स्फीयर से बाहर किसी पॉइंट पर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आया था E इक्वल टू KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर। इस सॉलिड स्फीयर के सरकमफेरेंस पे कितना आया था E इक्वल टू KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर। और अगर आप इस सॉलिड स्फीयर के अंदर आ रहे हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बन रही है KQ स्मॉल r बाई कैपिटल R क्यूब। आई बात समझ में। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर वीडियो पॉज करके नोट्स बना लो, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पॉज करिए और नोट्स बना लीजिए।